जो ज्योतिषी हैं अब इस किताब को पढ़ रहे हैं तो उनका अपने मुंह से ये कहना है कि शायद ज्योतिष का सही ज्ञान, उसका सही बेस, उसका सही आधार उन्हें अब पता चला है। गुरुदेव लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 1, ये किताब ज्योतिषियों की पहली पसंद कैसे बनती जा रही है? सारे ग्रह, ये जब इनकी नेचर, इनका कर्म, ये किस तरह अच्छे किस तरह से बुरे होते हैं, जब एक इंसान को ये मिल जाए ना बेटा, चुटकियों के अंदर इंसान प्रेडिक्शन करता है और ऐसी प्रेडिक्शन करता है जो अकाट्य होती है। इतनी पावरफुल लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 2 है। गुरुदेव लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 1 और भाग 2, क्या इन दोनों ही किताबों को पढ़कर कोई भी एक संपूर्ण ज्योतिषी बन सकता है? ये पहला भाग और दूसरा भाग आपस में मिल जाएगा ना बेटा, आपको मैं दिखा दूंगा कि हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारा यही कोर्स लगेगा, क्योंकि ये संपूर्ण है। जीवन के रहस्यों को समझने का नाम है ज्योतिष। सही समय पर सही फैसले ही हमें आगे बढ़ाते हैं। ज्योतिष उसी समय को पहचानने की कला है। किसी ने सही कहा है कि ग्रहों की भाषा भी कितनी खास होती है। किस्मत इशारा देती है, शुरुआत अपने हाथ होती है। बस गुरुदेव का हाथ थाम लो, राहें खुद ब खुद संवर जाएं, रास्ता खुद ब खुद बन जाए। इसी के साथ चलिए स्वागत करते हैं उनका जिन्हें सुख की पहचान कहा जाता है, गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी का। गुरुदेव, जय माता की। जय माता की बेटा, राता सुख दे, खुशियां दे प्रभु। गुरुदेव लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 1, ये किताब ज्योतिषियों की पहली पसंद कैसे बनती जा रही है? जो पहले के ज्योतिष रहे उसके अंदर ना बड़ी आसानी से सिर्फ इतना बताया गया कि कौन सा भाव का क्या फल होता है। लेकिन लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष भाग 1 में उसके अंदर ये तो बताया गया है कि इस भाव का फल क्या होता है, लेकिन उसके साथ में ये बताया गया कि कौन सा ग्रह यहाँ आकर के किस प्रकार के सुख देगा और कौन सा ग्रह यहाँ आकर के कौन सा दुख देगा। एक बात तो ये, दूसरा साथ में ये बताया गया है कि इस घर के अंदर बैठा हुआ ग्रह कौन से वर्ष में जाकर के बहुत बुरे हालात उत्पन्न करेगा और कौन से वर्ष में कहाँ जाकर के बहुत ही सुखद हालात पैदा करेगा, वर्षफल के अनुसार। अब ये इतनी बड़ी चीज़ है कि ये इससे पहले इतनी साफ तौर से लिखी हुई कहीं किसी को नहीं मिलती थी। और उससे भी बड़ी बात, कौन से घर की दोस्ती किसके साथ है, कौन से घर की दुश्मनी किसके साथ है, ये इसमें क्लियर तौर पे निकाला गया। कौन से घर के अंदर बैठे हुए कौन से ग्रह कब फल देंगे। जैसे दूसरे घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं और 10वें घर में या 9वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो वो निष्फल है, बेकार है, ठीक है। और अगर कहीं 2, 6, 8 में ग्रह बैठे हैं तो उनका फल क्या होगा। 2, 6, 12 में बैठे, 8 में नहीं बैठे तो उनका क्या फल होगा, किस प्रकार का होगा। 3, 5, 9, 11 के आपस के ग्रह किस तरह से एक्ट करते हैं। 5वें घर का असर 9वें और 11वें पे कैसे जाता है और किस प्रकार का होगा। और तीसरे घर का असर 9वें और 11वें पे जाता है तो किस प्रकार का होता है। इतने बड़े खुलासे जो ज्योतिष के बेसिक है, बेस हैं, जो आधार हैं, इसकी नींव हैं, इनका इतना बड़ा खुलासा पीछे कई सदियों के अंदर भी किसी ज्योतिष की किताब के अंदर नहीं है। समझ गए? तो अब जब इस नई पीढ़ी क्या, मैं तो आपको बताऊं कि मेरे से बड़ी उम्र के लोग जो ज्योतिषी हैं अब इस किताब को पढ़ रहे हैं तो उनका अपने मुंह से ये कहना है कि शायद ज्योतिष का सही ज्ञान, उसका सही बेस, उसका सही आधार उन्हें अब पता चला है। और उससे होता क्या है, प्रेडिक्शन करने में एक तो आसानी और दूसरा प्रेडिक्शन करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना कि ये ग्रह यहाँ बैठा और ये कौन से वर्ष में जाकर के बहुत बुरा करेगा, कौन से वर्ष में जाके बहुत अच्छा करेगा। बुरा करेगा तो किस हिस्से में करेगा, अच्छा करेगा तो किस हिस्से में करेगा। जैसे अब साफ तौर पे बताया जाता है कि अगर इसमें शनि बैठ गया तो 9, 18, 36 साल की उम्र के अंदर पिता को दिक्कत आ जाएगी। इस घर के अंदर बुध बैठा है, जब ये
इस घर में जाएगा तो बहन या बुआ के बेवा होने का या उनकी खराबी होने का योग आएगा। और अच्छे के लिए 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह किस वर्ष के अंदर कौन से घर में जाएगा जो मालो माल कर देगा। 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह कौन से घर के अंदर कौन से वर्ष में जाएगा, अचानक धन संपत्ति कार्य सिद्धि सब होने लगेगी। ये सारे का सारा बेस लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष भाग 1 में है। तो इतनी सटीक गणनाएं, इतनी सटीक प्रेडिक्शन अगर करनी है कि किस वर्ष में क्या होगा, तो उसके लिए लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि आपको आज से पहले किसी किताब में ये लिखा हुआ नहीं मिलता। इस एक किताब को पढ़कर आप सच में अपने आप को पारंगत महसूस करेंगे और भविष्यवाणी करने में आप सक्षम होंगे और आपके दिमाग के कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष भाग 1 ये लिखा गया ताकि लोगों की जो अंदर की वो जो कमी है, उनका जो बेस कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसलिए लिखा गया है। गुरुदेव, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 1 ये जो किताब है, ये आपने अपनी प्रेरणा या साधना से लिखा हुआ है या पहले ही कहीं ये लिखा हुआ था? इस धरती के ऊपर कितनी सारी औषधियाँ, कितने तरह के मेटल, कितनी तरह के केमिकल, सब कुछ है। लेकिन रोज रिसर्च करके नए नए रिसर्चर नई नई चीज़ें बना रहे हैं। पुराने समय में एक बैलगाड़ी बनाने के लिए इंसान का धुआं निकल जाता था और आज आदमी रॉकेट बना रहा है ना। ये सब कुछ इसी धरती पे संभव हुआ। और लेकिन उसका रॉ मटेरियल तो धरती पे मौजूद था। इसी प्रकार से हमारे ज्योतिष की किताबों के अंदर रॉ मटेरियल तो है, लेकिन उन शब्दों को समझना, उनकी गहराई को समझना, उनके मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे लाल किताब अमृत में पहले एक शब्द आया करता था, अब भी है, कि आपकी उम्र घर में सबसे लंबी होगी। समझ गए ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लंबी उम्र में जाके 150 साल में मरेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके देखते देखते आपके घर वाले पहले चले जाएंगे, आप बाद में जाएंगे। अब वो उम्र कोई भी हो सकती है। इसी प्रकार से जो इसके अंदर लिखे हुए शब्द हैं, उनका छोटा छोटा हिंट आपको 20 किताबों में मिलता है। 20 किताबों में। जैसे अनिल वैस जी के साथ मैं बैठा हुआ था, उनको मैंने ये किताब भेंट करी थी, तो उन्होंने मेरे को रास्ते में ये कहा, कहते भृंगु नंदी नाड़ी में इसी प्रकार का विवरण जो आपका भाग 1 में लिखा हुआ है, कहते ये सारा विवरण मिलता है। कहते आपने वो कब पढ़ी? अब पढ़ना तो बेटा मेरा पेशा है, खोजना मेरा पेशा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बहुत सारी किताबों का मिश्रण, लेकिन कहीं से कुछ लिया गया, कहीं से कुछ लेकर के 12 के 12 घरों को संपूर्ण किया गया। 12 के 12 घरों को आपस में मिलाकर के ये बताया गया कि कौन कौन से घर मिलकर के दोस्ती कर लेंगे, कौन कौन से घर मिलकर के दुश्मनी कर लेंगे। कौन से घरों में, जैसे पहले घर स्वयं, उसकी जो आंखें हैं वो 8वें घर में, पाँव जो है 11वें घर में। साफ इसमें बताया गया है कि इन तीनों में से एक भी दुश्मन ग्रह बैठा तो ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, और तीनों में अगर मित्र ग्रह बैठ गए तो बेटा ज़िंदगी खिल जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर जन्म कुंडली के 10वें, दूसरे और 9वें घर के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं तो इंसान गृहस्थी, पैसा, भाग्य सब कुछ ही बहुत अच्छा पाएगा, ठीक है। और अगर कहीं 9वें में और 7वें में ग्रह बैठ गए तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी, और अगर दुश्मन हुए तो ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। अब इतनी क्लैरिटी के साथ में आज तक किसी भी ज्योतिष की किताब में नहीं लिखा गया है। और ये कहने को 12 घर हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि जन्म कुंडली के 1 से 108 भागों को हम पढ़ के हटे हैं। यानी उसका विज्ञान जो समझाया गया है, वो बताया गया कि ये घर कौन से घर के बिना बेकार है, और ये घर कौन से घर के साथ आबाद और खुशहाल करने वाला है, और कौन से घर के साथ मिलकर के ये बिल्कुल सत्यानाश करने वाला है। और एक ज्योतिषी का काम यही 3 चीज़ें ढूंढना तो होता है। और ये भाग 1 को पढ़े बिना हर किसी का बेस कमज़ोर है, चाहे वो मेरे से भी अगर 25 साल और बड़े हैं, 30 साल बड़े हैं, तो मैं ये इस दावे के साथ तो कह सकता हूँ कि मैंने इस ज्योतिष को जिया है कि उनका बेस इस मामले में कमज़ोर है, समझे। और उनका बेस
इसको पढ़ने के बाद ही संपूर्ण होता है, वैसे नहीं होता। और ये चीज़ अब जब मैं इसको पढ़ रहा था, जी रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें मेरी भावनाओं में अपने आप उतर गई, मेरे दिमाग में उतर गई, मेरे दिल में उतर गई। और जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो निकल करके सामने आती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे शब्द बोल रहे हैं और ये मुझे क्या समझा रहे हैं, वो मैंने बच्चों को इलेबरेट किया, अपने स्टूडेंट्स को इलेबरेट किया। ठीक है, अब 7,500 प्लस स्टूडेंट हैं, तो उनको जब ये इलेबरेशन मैं देता हूँ, वही इसके अंदर छापी गई है, समझे ना। अब उसका हुआ क्या, ये तो हो गया लिखित में किताब, और वहाँ आपको वीडियो भी मिलता है, आपको 1 साल का एक्सेस मिलता है कि आप वो सारे वीडियो भी देखें, यहाँ पढ़ें, वहाँ पर सुनें। और वहाँ मैंने किस तरह से इन शब्दों की इलेबरेशन कर रखी है, इन भावों की इलेबरेशन कर रखी है, वहाँ सुने। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के एक ऐसी चीज़ बन गई जिसे तुम अलौकिक बोल सकती हो। अगर कोई बहुत बड़ी विद्याएं, चाहे वो यंत्र मंत्र तंत्र, अगर हम इनको अलौकिक बोल सकते हैं, तो बेटा ये भी अलौकिक है, क्योंकि ये भी भगवान की दिव्य दृष्टि के बिना नहीं संभव था। तो अब मेरे को समझ नहीं आता कि मैंने ये पढ़कर लिखा है, मैंने समझ करके लिखा है, या ऊपर वाले ने मेरे से लिखवाया है, ये तो परमात्मा ही जाने। पर मेरे को इतना पता है, ये काम संपूर्ण हुआ है, बस मैं इतना जानता हूँ। गुरुदेव, मैंने खुद लोगों के मुंह से सुना है जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है, जिन्होंने इस किताब को खरीदा है, मैंने हूबहू उनके शब्द यहाँ लिखे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये हमें 10-20 साल पहले मिल गई होती तो हमारा इतना समय बच गया होता। ये इतनी अलग कैसे है ये किताब, इसमें ऐसा क्या खास है? जब मेरे को ज्योतिष करते हुए 15 साल हो गए थे, तो मैं 7-8 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया था, क्योंकि उसमें मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शनें सच और बहुत सारी प्रेडिक्शनें झूठ हुई थी, तब तक हो रही थी। तो मैंने अपनी कमियों को खोजने के लिए पहले तो 1-2 दिन सोचा। अब भाई अपने अंदर कमी तो कभी किसी को मिलती नहीं, चाहे कोई इंसान हो, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि क्या मेरे पढ़ने सीखने में कमी है। मैंने किताबें खोल के पढ़ना शुरू किया और मेरे को 5 दिन लगे। मेरे को 5 दिन के अंदर अपनी सारी गलतियां समझ आ गई कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, है ना। बस ये जो लोग हैं ना, इन्होंने वो 8 दिन अपने जीवन में नहीं निकाले कि ये गलती कहाँ कर रहे हैं। ये अभी भी मैंने जिस तरह से इन शब्दों को समझ लिया, हो सकता है ये उस तरह से उन शब्दों को ना समझते हो। जिन चीज़ों को मैंने अपनी रिसर्च के बलबूते नया सीखा था और इन शब्दों के साथ मिलाकर के जब मैंने उसको जोड़ा, तब जो नई चीज़ निकल आई वो ये लोग नहीं पा पाए। तो इसीलिए जब उनको अब ये संपूर्णता के रूप में मिलता है, तो बेटा उनके रोंगटे खड़े होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी इतनी उम्रें हो गई, इतनी देर हो गई उनको पढ़ते हुए, कि उसके बावजूद उनको जब वो नहीं समझ पाए और ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो उनको ऐसी चीज़ समझा सके। तो ये इतनी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, जो घर में बोलचाल की भाषा होती है ना, उसी में ये लिखा गया है। और इसको पढ़ने के बाद जब वो अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली, अपने बहन भाई की कुंडली, अपने पड़ोसियों, अपने क्लाइंटों की कुंडली देख रहे, जब उनको वो सारा कुछ सच मिल रहा है, तो बेटा रोंगटे खड़े होने तो स्वाभाविक है। और ऐसी अवस्था में जब इंसान का बेस स्ट्रांग हो जाता है ना, तो तब इंसान कहता है कि मैं अब संपूर्ण हूँ। तो अब उनको ये संपूर्णता का जो एहसास हो रहा है, इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि अगर ये 10-20 साल पहले मिल जाती तो आज परमात्मा की दया से वो बहुत अच्छे ज्योतिषी होते। ये कारण है। गुरुदेव, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 1 के बारे में तो आपने बता दिया। चलिए अब लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 2 के बारे में भी जान लेते हैं। इस बारे में जब मैं आपके 25-30 स्टूडेंट से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि ये किताब कितनी अलग है। उनके शब्द मैंने हूबहू यहाँ उतारे हैं। वो कहते हैं कि हमने कई संस्थानों से ज्योतिष कर रखा है, भारतीय विद्या भवन, BHU वाराणसी, लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो हर प्रेडिक्शन मैच हो रही है और लोग कह रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ ये हो चुका है। अब गुरुदेव, सवाल ये है कि इतना गहरा ज्योतिष आपने कैसे पाया और कैसे आप ये लिख पाए? अर्जुन ने
धनुष विद्या कैसे सीखी, भीम ने गदाधारी कैसे बने, और इस तरह के हजारों एग्जाम्पल हमारी कथाओं में मिलते हैं। अब ये कैसे कर पाया वो तो मुझे नहीं पता, उसके लिए शायद मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे कई बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि हाँ ये ज्योतिषी करेगा, ये लाखों लाख कुंडलियाँ देखेंगे, ठीक है, बात अलग है। लेकिन हुआ क्या, मैं सिर्फ अपनी कमियों को ढूंढता रहा कि मैं कौन से हिस्से में कमज़ोर हूँ। लाल किताब अमृत को पढ़ने में मैं क्या कमी करता हूँ। मैंने जब उनके ऊपर सालों साल पहले ये काम किया तो इसकी गहराई से इनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करी। जब उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करी तो लाल किताब के बारे में एक बात कही जाती है कि 2 टूक में ये आदमी का भेद बता देती है, 2 शब्दों में। लेकिन 2 शब्द वो जो जिस भाषा में लिखे गए वो हर कोई नहीं समझता। जैसे जलती हुई रेत अपने ऊपर डालेगा। अब कोई जलती हुई रेत क्या डालता है अपने ऊपर, ठीक है, वो इसके अंदर शब्द आता है कि इंसान और जानवर में एक ही भेद है कि जुबान का फर्क है। अब इससे कोई क्या समझे, है ना। अब ये भावों की प्रेडिक्शनों में लिखा हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझ के, जैसे जलती हुई रेत अपने ऊपर डालना, यानी कि अपने विचार ही इतने खराब हो जाना कि जो हर वक्त माहौल के अंदर, लोगों के अंदर कमियां ढूंढ ढूंढ के उनसे दूरी के हालात बनाता रहे, उन पे शक कर करके अपना जीवन खराब करता रहे और किसी काबिल ना बचे और दूसरे के भी काम का ना बचे, इसी को बोलते हैं जलती हुई रेत अपने ऊपर डालना। अब इसके अंदर शब्द है कि आदमी और जानवर में एक ही फ़र्क होता है, ज़ुबान का। अब इसका मतलब ये है कि इंसान की ज़ुबान इतनी कड़वी होगी कि कुत्ते की तरह भौंकता फिरेगा और ना चैन लेगा ना चैन लेने देगा। अब रात को कुत्ते रोने लग जाते हैं, भौंकते हैं, है ना। ये उस वक्त में कितनी डिस्टर्बेंस पैदा होती है ये सारी। तो उन सारे सीन को समझ के ये भाव हमें बताना क्या चाहते हैं, ये ग्रह हमें बताना क्या चाहते हैं, बेटा ये इसके अंदर इलैबोरेट किया। अब उसी घर के अंदर बैठा हुआ मंगल कैसे शुभ हो जाता है, एक इंसान को माला माल करता है, भाई बहन देता है, रिश्ते देता है, सुख देता है, स्वास्थ्य देता है। और उसी घर में बैठा हुआ मंगल एक इंसान को बीमार कर देता है, भाई बहनों का सुख छीन लेता है, काम धंधे छीन लेता है, पैसा छीन लेता है। कैसे होता है। और इसी प्रकार से एक उच्च का ग्रह बैठा हुआ किस प्रकार नीच का फल देता है। कौन से ऐसे योग हैं जो जुड़ जाए तो इंसान को तबाह कर डालते हैं और कौन से ऐसे योग हैं जो उसको आबाद कर डालते हैं। अब जो लास्ट हमारा सम्मेलन हुआ था उसमें यही बच्चे थे। आप गौर से देखिए, वो रील आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टा पे भी मिल जाएगी। उस बच्चे ने एक बात कही, कहता गुरुजी मैं प्रेडिक्शन तो करूँगा, कहता लेकिन मैं लॉ प्रेडिक्शन करूँगा, मैं प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। उसने ये शब्द बोला था। अब उसने जब भरी सभा के अंदर 500 ज्योतिषियों के सामने जब उसने लॉ बोला और साथ में उसने हिंट दिए तो सारे समागम ने ताली मारी थी और मैंने भी स्पेशली उसकी पीठ थपथपाई थी। ये वही बच्चे हैं बेटा, इनका बेस इतना ज़बरदस्त बना दिया गया है कि ये अब पूरी ज़िंदगी में कभी चोट नहीं खाएंगे। पूरी ज़िंदगी में इनको पता है कि कौन सा, पहले तो हमने भावों की बात करी भाग 1 में, अब हम यहाँ पर ग्रहों की बात कर रहे हैं कि कौन से ग्रह कौन से घर में बैठ के किससे मित्रता करेगा, किससे शत्रुता करेगा, कौन से घर में बैठे हुए ग्रह से ये ग्रह खिल करके 100 गुना होके अच्छा फल देगा, या कौन से घर में दूसरा ग्रह बैठा हो तो ये ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ 100 गुना नरकी बना देगा। ये इतनी बड़ी चीज़ें जो आज से पहले कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ के अंदर एक साल लिखी आपको नहीं मिल सकती। और ये जब मिल जाता है कि आपको पहले भाव क्लियर हो गए सारे, और अब ये ग्रह जो कि सारे ग्रह, ये जब इनकी नेचर, इनका कर्म, ये किस तरह अच्छे किस तरह से बुरे होते हैं, जब एक इंसान को ये मिल जाए ना बेटा, चुटकियों के अंदर इंसान प्रेडिक्शन करता है और ऐसी प्रेडिक्शन करता है जो अकाट्य होती है।
और जिसको काटना नामुमकिन है। अगर उसको कोई काट सकता है तो वो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के उपाय ही काट सकते हैं, और किसी में दम नहीं है कि इन प्रेडिक्शनों को काट सके। इतनी पावरफुल लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 2 है। और अब ये पहला भाग और दूसरा भाग आपस में मिल जाएगा ना बेटा, तीसरा भाग लगभग साल लगेगा आने में। आपको मैं दिखा दूंगा कि हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारा यही कोर्स लगेगा, क्योंकि ये संपूर्ण है, और ये ऐसा संपूर्ण है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब एक भविष्यवाणी और कर देता हूं कि इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। अब जो हमारा एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है, ये जो शुरू हो रहा है, ये एडवांस वो कोर्स जिसके लिए सारी दुनिया के ज्योतिषी तरसते हैं कि हम प्रेडिक्शन क्या करें, किन शब्दों में करें, और ये कब होगा, इसका असर कब होगा, ये किस असर तक का होगा, और क्या अच्छे से अच्छा होगा, क्या बुरे से बुरा होगा। ये वो इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है जो सारी दुनिया के ज्योतिषी मेरे से लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं जीडी वशिष्ठ हूँ। बेटा ये कोर्स अब इस शनिवार कमिंग में शुरू होने जा रहा है, और आप इन सब के अंदर एनरोल कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी पसंद की क्लासेस रहेंगी जो कम से कम 1 साल, नहीं तो हो सकता है 1.25 साल तक ये क्लास चलेगी, क्योंकि मैं इसको संपूर्ण करके बाज लूँगा। 9 के 9 ग्रह और 12 के 12 घर और उनके सारे योग, उनकी सारी युतियाँ, ये मैं सारी इसके अंदर कवर करूँगा, ताकि इसके बाद एक ऐसे ज्योतिष का निर्माण हो जाए और एक ऐसे ज्योतिषियों का निर्माण हो जाए जो अब इस धरती से ज्ञान को ना मिटने दे, और इनकी ये रोशनी पूरी दुनिया के अंदर सुगंध फैलाए, रोशनी फैलाए, और सबके जीवन में उजाला भरे। अब ये उजाला भरने वाली क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हज़ारों नहीं लाखों जीडी वशिष्ठ बन जाए, ताकि मेरे काम का बोझ, मेरे पैसे थोड़ा हल्का हो जाए। गुरुदेव, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 1 और भाग 2, क्या इन दोनों ही किताबों को पढ़कर कोई भी एक संपूर्ण ज्योतिषी बन सकता है? देख बेटा, भाग 1 और भाग 2 ये पढ़ने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी नींव इतनी मजबूत होगी कि जिस भी किताब में आप जो भी प्रेडिक्शन पढ़ेंगे, उसको समझना कैसे, उसको मानना कैसे, उसको बताना कैसे है, ये सारी चीज आपकी रगों में बस जाएगी। और जिस ज्योतिषी को लिखे हुए का भाव समझ आने लग गया, लिखे हुए का पूरा तर्क समझ आने लग गया, बेटा वो अपनी बात को इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि भविष्य के अंदर उसको सच होते हुए देखता है। और मेरा यही काम था, मैंने यही सोचा था कि मैं ज्योतिषियों की नींव इतनी मजबूत कर दूंगा कि उसके बाद आसपास उसके पास आने वाले लोग कभी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ज्योतिष संभावनाओं का खेल है, बल्कि ये कहेंगे कि इन्होंने वशिष्ठ ज्योतिष पढ़ा हुआ है, ये वशिष्ठ ज्योतिष के मास्टर हैं, ये जो बोल देंगे वो अकाट्य है, वो पत्थर की लकीर है, वो सच होता है। और अगर इस बुरे को ठीक करना है, अच्छा है तो होने दो, बुरे को ठीक करना है तो भाई लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के उपाय कर लो, एक यही चारा बचा है। मैंने आज तक अपने जीवन में यही कमाया है। मैं चाहता हूँ मेरे से पढ़ने वाले, मेरी किताबों से सीखने वाले ये बहुत जल्दी कमा जाए। तो यही मेरा ध्येय है जीवन का, और यही भाग 1 और 2 पढ़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंट बेस किसी को मिल जाए, आधार मिल जाए, बेटा उसका जीवन तो ज्योतिष के काम के अंदर सफल हो जाएगा और वो मास्टर ज़रूर कहलाएगा। अगर आप भी अपने भविष्य के रहस्यों को समझना चाहते हैं और इस किताब को पढ़कर एक अच्छे संपूर्ण ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो इस किताब का सहारा ज़रूर लीजिए। गुरुदेव, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता की। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे। जय माता की।